कितने के साल पुराने वाले एंटिटीज है वो एक ने दो नहीं, ओनली मेल्स मेरी बॉडी पे आ गए। तो कोई ये आ रहा है, ये बोल के जा रहा है मेरा कल्चर ये, फिर दूसरा कोई ये आ रहा है वो बोल के जा रहा है ऐसा कल्चर कोई है। उसका पीरियड्स का जो भी था, ब्लड वगैरह पैड, वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं इससे शादी कर लेता हूँ, मैं इसके साथ रहता हूँ। दोनों लास्ट के दो जो लोग थे ना। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो जिंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट, अब हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी व्यस्त जीवन में हमें चलते फिरते सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके सीधा हमें फॉलो कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप स्पॉटिफाई पे हमें कनेक्ट कर सकते हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में रहे और उसके साथ फिर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी जुड़ जाए या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो जाए जिसको वो जब तक समझे तब तक बहुत देर हो जाए। अगर ये इंसिडेंट आज स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे या फिर जो अदर कोर्सेज कर रहे हैं वो सुन रहे हैं तो इसे ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि आज के टाइम पर कोई भी सेफ नहीं है और आप कभी भी किसी भी एंटिटी का खाना बन सकते हैं। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें आरजू ने शेयर किया है। आरजू जो कि हैदराबाद के रहने वाली है। इन्होंने अपनी 12th कंप्लीट की और जब ये 19 साल की हुई उसके बाद इन्होंने एक डिसीजन लिया कि इन्हें अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दिल्ली आना है। इन्होंने एम्स ज्वाइन किया, लेकिन सबसे मजे की बात, ये अकेली नहीं आई थी, इनके साथ इनकी दोस्त आई थी मुस्कान। एक दूसरे के घर के पास रहा करते थे, बहुत ही ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स। मतलब जैसे लड़कियों में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं कि एक भी बात कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए, हम सिर्फ आपस में ही बताएंगे। बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छा प्यार, घर में आना जाना। मतलब इन दोनों लड़कियों के घर वाले एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। कोई भी दिल में गिला शिकवा ना रखते हुए ये लोग दिल्ली आते हैं। एम्स में इन्होंने एडमिशन लिया और अपनी आगे की पढ़ाई करनी स्टार्ट की। बीच बीच में ऐसा हुआ करता था कि जो आरजू की दादी थी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, जिस वजह से आरजू को हैदराबाद वापस आना पड़ता था और उन्हें काफ़ी टाइम देना पड़ता था अपने घर में। इनके घर में इनकी दादी, इनके पापा मम्मी, आरजू और उनके एक छोटे भाई। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। दादी की तबीयत खराब होती थी, लेकिन फिर दादी की तबीयत 10-12 दिन, 15 दिन में ठीक हो जाती थी। इसी दौरान मुस्कान को एक लड़के से प्यार हुआ। बात है 2019 की। सब कुछ सही चल रहा था और जब इस बार आरजू वापस लौट के आती दिल्ली तो उन्हें पता चलता है कि मुस्कान किसी लड़के से मिल रही है। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब जैसे आप सुनते हैं कि कॉलेज में कोई ऐसा लड़का होता है जो स्टड होता है, उसी तरीके से इस लड़के के चर्चे थे बहुत ज्यादा। हालांकि दिखने में ना ही आरजू कम थी, ना ही मुस्कान कम थी और ना ही वो लड़का कम था, लेकिन फिर भी आरजू सुन के बहुत ज्यादा खुश थी कि मुस्कान को कोई एक लड़का मिल गया जिसे वो डेट कर रही है। इनकी बातचीत इस तरीके से आगे बढ़ती है कि आरजू और मुस्कान में धीरे धीरे डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। इनके बीच में दूरियां बननी स्टार्ट हो जाती है और मुस्कान को जब ऐसा फील होता है, जो कि आरजू हमारे सब्सक्राइबर की दोस्त हैं, उन्हें जब ऐसा फील होता है तो वो क्या करती हैं, जो उनकी मोहब्बत है, मतलब जो ताहिर नाम के लड़के हैं, मुस्कान उन्हें इंट्रोड्यूस कर देती है आरजू से। मतलब कि अब जो दो लोग अलग रह रहे थे, मुस्कान और ताहिर, अब वो आरजू को अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे थे। आरजू ताहिर से मिली और एक तरीके से उन्हें अपना भाई बना लिया। अब ताहिर, मुस्कान और आरजू तीनों हर जगह घूमने जाया करते थे, मूवीज देखने जाया करते थे, ऑनलाइन गेम्स प्ले करते थे। जो गेम्स आप देखते हैं जो 2019-20 में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, ऑनलाइन गेम, इन्होंने बहुत खेले। मतलब आरजू अपने घर पे रहती थी, लेकिन हर वक्त वो मुस्कान और ताहिर से कनेक्टेड रहती थी। और ताहिर जो थे वो कोई भी बात आरजू से छुपाते नहीं थे। भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बता पाते, तो ताहिर मुस्कान से वो चीज़ें ना बता के आरजू को शेयर किया करते थे और फिर आरजू अपने तरीके से उन चीज़ों को हैंडल किया करती थी। मैं कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए फिर दोबारा आपको कैरेक्टर समझा देता हूँ। हमें हमारे सब्सक्राइबर आरजू ने बताया उनकी फ्रेंड है मुस्कान और उनके बॉयफ्रेंड है ताहिर। 2019 बीता और 2020 आ गया। आपको पता है 2020 में लॉकडाउन लग गया था। तीनों हैदराबाद के रहने वाले थे।
ताहिर भी इनके घर से मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूर ही रहते होंगे। हैदराबाद में रहते हुए आरजू और मुस्कान जो थे वो बुर्का पहना करते थे। बहुत मुश्किल वक्त ऐसा होता था जब वो मॉडर्न कपड़े पहनते थे। हालांकि आरजू जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बताया कि अक्षय, मेरे घर वाले काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं इन सब चीज़ों को लेके। मेरे घर वालों ने कभी मुझे अलाउ नहीं किया कि मैं किसी लड़के से बात करूं, मिलनसार बिहेवियर रखूं, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो मेरे पापा ने हमेशा मुझे समझाया कि किसी लड़के से इतना क्लोज नहीं जाना। लेकिन फिर भी ताहिर को उन्होंने अपने घर वालों से मिलवाया था, ये बोल के कि ताहिर मेरे भाई है। तो घर वाले ताहिर के बारे में जानते थे। और इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर आती है। मुस्कान और ताहिर की 2021 में शादी पक्की हो जाती है, मतलब निकाह होने वाला था। तो 2020 में जब मुस्कान का जन्मदिन आता है तो जो आरजू और ताहिर थे वो बहुत खुश थे और वो प्लान करते हैं कि यार हमें कोई एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करना है। ये लोग ऑनलाइन कनेक्ट हुआ करते थे लॉकडाउन के टाइम पे, गेमिंग एप्लीकेशंस पे कनेक्ट हुआ करते थे और बहुत मस्ती मजाक किया करते थे। तो आरजू ने मुस्कान के जन्मदिन को स्पेशल बनाने के लिए हर वो कोशिश की ताहिर से मिलके जो वो कर सकती थी। ताहिर ने और आरजू ने इस चीज़ का प्लान बनाया कि मुस्कान के लिए हम ताहिर के घर पे डेकोरेशन करेंगे और फिर मुस्कान को लेके जाएंगे और वहाँ पर सेलिब्रेशन करने वाले। लेकिन अचानक ये प्लान बदलता है जब मुस्कान ने बोला कि मैं बाहर चली जाऊंगी कुछ टाइम के लिए, आप मेरे घर में जो भी डेकोरेशन करना है कर लो, लेकिन मेरे को कहीं और मत भेजो। ये चीज़ अभी जो आप नॉर्मली सुन रहे हो इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। किसकी, कैसे, क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। आरजू आती है मुस्कान के घर पे और मुस्कान के घर पे आने के बाद वो डेकोरेशन करती हैं ताहिर के साथ। उस टाइम पर मुस्कान अपनी किसी कज़न के घर पे चली गई थी। ये सिचुएशन थी जहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनका हाथ बटा रहे थे। खुद मुस्कान के घर वाले स्पेशल फील करवाना चाहते थे मुस्कान को। ताहिर अपना पूरा जोर लगा रहे थे ये सोच के कि आज ये दिन बहुत खास होने वाला है क्योंकि मेरी मुस्कान का दिन है ये। तभी अचानक से आरजू के पास कॉल आता है कि दादी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। आरजू उसी सिचुएशन में सारी चीज़ों को छोड़ के डेकोरेशन पूरी करवा के ताहिर को बोल के जाती है कि अगर मैं आ पाई तो आ पाई, वरना मुस्कान को जितना अच्छा फील करवा पाओ करवा देना, मेरी तरफ से मैं आपको ये बोल के जा रही हूँ। और आरजू अपने भाई के साथ वापस अपने घर आ जाती है। आरजू जब अपने घर आती है तो आधा पौना घंटा वो अपने घर पर रुकती हैं। उस टाइम पर ताहिर भी अपने घर पर चेंज करने गए थे। तो आरजू ने जब इस चीज़ को देखा कि दादी जी की तबीयत फिट एंड फाइन हो गई है, आधे पौने घंटे में नॉर्मल हो गई है, तो उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी अगर दादी जी की तबीयत ठीक है तो क्या मैं मुस्कान के जन्मदिन पर जा सकती हूँ। तो उस टाइम पर आरजू की मम्मी ने इस चीज़ को समझा कि ये मुस्कान का आखिरी जन्मदिन है, इसके बाद वो शादी करके या निकाह करके कहीं चली जाएगी। तो उनकी मम्मी ने बड़े ही प्यार से बोला कि ठीक है बेटा, तू जाके एंजॉय कर ले पर अपने भाई को लेके चली जा। अब एक बोलते हैं ना किस्मत की बात कि उस टाइम पर उनके भाई अवेलेबल नहीं थे, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, ना ही पापा अवेलेबल थे। तो आरजू ने अपनी मम्मी को समझाया कि मम्मी भाई तो घर पे नहीं है, अगर ज़्यादा दिक्कत ना हो तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं रिक्शा या ऑटो करके चली जाती हूँ। तभी ताहिर का फ़ोन आता है। ताहिर जो कि होने वाले हस्बैंड है मुस्कान के, उनका कॉल आता है और वो पूछते हैं कि अगर सब ठीक है तो मैं तुम्हें लेता हुआ चलता हूँ, अगर घर में दादी जी की तबीयत ठीक है तो हम चलते हैं मुस्कान के घर पर उसे सरप्राइज़ देने के लिए। तो ये चीज़ आरजू अपनी मम्मी को बताती है कि मम्मी ताहिर हमारे घर के यहाँ से जाने वाला है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं उसी के साथ चली जाती हूँ। और इनकी मम्मी को ताहिर पर पूरा भरोसा था, तो इनकी मम्मी ने बोल दिया ठीक है आप चले जाओ। ताहिर ने आरजू को ये चीज़ बोली कि आप बुर्का पहन के अपने घर के नीचे मिलो, मैं बाइक लेके आ रहा हूँ और फिर सीधा हम मुस्कान के घर पर जा रहे हैं। मुस्कान अपने घर पे पहुंचने वाली थी तभी आरजू और ताहिर भी घर पे पहुंचते हैं। आरजू मुस्कान की आंखों पे हाथ रखती है और सीधा सरप्राइज वाले कमरे में लेके जाती है और वहां पर जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है, जब मुस्कान ने उस सेलिब्रेशन को देखा, जो डेकोरेशन थी, जो चीजें मुस्कान के लिए अरेंज करी गई थी, उसे देखने के बाद मुस्कान थी वो इतनी ज्यादा खुश हुई, उतनी ज्यादा खुश हुई कि मतलब पूरी जिंदगी में ऐसा सरप्राइज किसी ने दिया नहीं था। पहले वो आरजू के गले मिलती है, फिर ताहिर के गले मिलती है और आपस में जितने भी लोग आए थे सबको वो थैंक यू बोलती है। फिर वहां पर केक कटिंग होती है। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा हादसा होता है जो बहुत ही बुरा था, जो नहीं होना चाहिए था। आरजू की डेट्स आ जाती है उसी टाइम पर और उन्होंने जो वाइट कपड़े पहने थे उन पर दाग लग जाता है। तो मुस्कान ने इस चीज़ को समझा कि यार एक ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई है। तो मुस्कान आरजू को अपने कमरे में लेके जाती है और उससे पूछती है कि यार ऐसा कर, तू कपड़े वपड़े चेंज कर ले, मैं बाद में इन्हें ड्राई क्लीन करवा के तेरे घर भेज दूंगी, धुलवा के घर भेज दूंगी। और उस टाइम पर जो आरजू थी उन्होंने अपना बच्चा दिमाग चलाया और वो यही सोच रही थी कि मेरी दोस्त मेरा कितना ख्याल रख रही है, 2020 की बात है, मैं इसका जन्मदिन कैसे मिस कर सकती हूँ, मेरे लिए बहुत खास है। आरजू ने आओ ना ताओ देखा, सीधा अपनी जो दोस्त थी मुस्कान उन्हें बोल दे कि ठीक है आप मेरे लिए कपड़े ले आओ, मैं चेंज कर लेती हूँ। तो मुस्कान के पास पैड्स थे,
उनके पास वो सारा सामान था, कपड़े एक्यूरेट उन दोनों के साइज़ में 19-20 का फ़र्क रहा होगा। तो मुस्कान ने आरजू को कपड़े दिए और आरजू ने कपड़े पहन लिए। अब आरजू ने कपड़े पहन लिए, उसके बाद उन्होंने ग्रैंड सेलिब्रेशन का पूरा एंजॉय किया। मुस्कान ने तहे दिल से जो है शुक्रिया किया आरजू का और ताहिर का और सारे लोगों का। उसके बाद सब सेलिब्रेट करने के बाद अपने अपने घर आ गए। अगले दिन आरजू की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हालांकि पीरियड्स में ऐसा होता है, डेट्स में ऐसा होता है कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत लो फील करती हैं, लेकिन आरजू के साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसा हुआ कि आरजू बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था कि लास्ट नाइट उन्हें बहुत ज़्यादा पीटा गया है, जैसे बहुत ज़्यादा मारा गया है। पर ऐसा कैसे, ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है? हालांकि आरजू ने अपने दिमाग में ज़्यादा इन चीज़ों को घर नहीं करा और वो अपनी जैसे नॉर्मल दिन व्यतीत करती है वो करने लगी, पढ़ने लगी, खाने लगी और धीरे धीरे अपने दोस्तों से कनेक्ट होने लगी ऑनलाइन। और जैसे ये लोग गेम्स वगैरह खेला करते थे वैसे गेम खेलते थे। लेकिन इन सब चीज़ों में एक चीज़ जो देखने वाली थी कि मुस्कान अवेलेबल नहीं थी ऑनलाइन। तो आरजू ने मुस्कान को कॉल करा, उस टाइम पर मुस्कान ने फ़ोन पिक नहीं किया। ऐसे ही 2-3 दिन चले गए और आरजू के साथ ये दिक्कतें बढ़ने लगी। ऐसा होने लगा कि आरजू जो थी वो खाना खाने बैठती और बहुत ज़्यादा खाना खा जाती। घर वाले इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे, पर घर वालों को लगा कि शायद डाइट बढ़ रही है। एक उम्र के बाद इंसान अपना खाना बढ़ा देता है, ऐसा ही आरजू के साथ हो रहा है। इसी के साथ एक और चीज़ जो आरजू के साथ होने लगी, उनका जो वजन था वो 56 था और 56 से सीधा 3-4 दिन के अंदर अंदर 47 आ गया। घर वाले इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। इसी के साथ 2-3 चीज़ें और जो आरजू के साथ नहीं हुई कि उनके डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ गए। जिस तरीके से उनकी खूबसूरती की तारीफ होती थी, 3-4 दिन के अंदर घर वालों को परेशानी होने लगी। और फिर उनके पापा ने उन्हें बैठा के पूछना शुरू करा कि बेटा आरजू तुम्हारे साथ क्या दिक्कत हो रही है, तुम साफ साफ बताओ, तुमने कुछ गलत खा लिया, किसी कीड़े ने काट लिया, तुम कर क्या रही हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा पूरा व्यवहार बदल गया है। आरजू ने जो अपने पापा को बताया उसको सुनने के बाद 2 मिनट मैं भी शॉक हो गया था। जो जो चीज़ें मैंने रिकॉर्डिंग पे सुनी अब मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले तो मैं इनके घर का स्ट्रक्चर बताता हूँ। बाहर वाला जो कमरा था उसमें दादी सोती थी, भाई अपने मम्मी पापा के साथ सोते थे और आरजू का एक सेपरेट कमरा था। आरजू को बिल्कुल डार्क में सोने की आदत थी। इन दिनों क्या हो रहा था, पिछले 3-4 दिनों से जब से वो ग्रैंड सेलिब्रेशन से वापस आई थी, उनके साथ ऐसा हो रहा था जब भी वो एक अंधेरे कमरे में सोती उन्हें हमेशा फील होता कि उनके आसपास कोई है। बार बार जब भी वो आँख खोलती उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेड के कॉर्नर पे कोई एक ब्लैक एंटिटी बैठी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा लंबी है। उनके साथ ये पहली रात हुआ, उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। उसके बाद उनके साथ ये बहुत बैक टू बैक होने लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने घर पे किसी को नहीं बताया। अब 2-4 दिन बीतने के बाद जब उनके पापा ने उनसे पूछा तो इन्होंने अपने पापा के सामने सारी सिचुएशन रखी कि पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एंटिटी मेरे अंदर रह रही है या फिर मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। ये अनुभव उनके साथ पहला नहीं था, उनके बचपन में भी उनके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ था। आरजू के पापा ने इस चीज़ को सुना और अपने दिमाग में इस चीज़ को बसा लिया। उनके लिए अपनी बच्ची बहुत ज़रूरी थी और वो अपने सामने वो हालात देख रहे थे जो आरजू के साथ होते जा रहे थे। इनके पापा इस चीज़ को सुनते हैं और एक एक चीज़ अपने रिलेटिव्स में बताना शुरू करते हैं। तो इनके रिलेटिव्स में एक मौलाना निकलते हैं। वो जो मौलाना थे उनके पास अच्छी खासी नॉलेज थी। वो घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद इधर उधर देखते हैं। उस टाइम पर आरजू अपने कमरे में बैठी हुई थी और उन मौलाना को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आरजू किस कमरे में है। जैसे ही मौलाना आते हैं वो इधर उधर देखते हैं और वो सीधा एक ही बात बोलते हैं कि आपकी बच्ची ज़िंदा कैसे है। घर वालों के पैरों तले ही ज़मीन निकल जाती है सुन के कि ये मौलाना क्या बोल रहे हैं, हमारी बच्ची ज़िंदा कैसे है। मौलाना बताते कि इस टाइम पर आपके घर में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है, हर तरफ भूत प्रेत जिन पिशाच खड़े होकर मुझे देख रहे हैं। उधर से जो आरजू की मम्मी थी वो पानी लेके आती है और मौलाना साफ मना कर देते कि आपके घर का ना ही मैं खाऊंगा ना ही पीऊँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी देख रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो आरजू के कमरे की तरफ उंगली करते हैं और सीधा बोलते हैं आरजू की मम्मी को कि जितनी जल्दी हो सके बच्ची को बाहर लेके आ जाओ, इससे पहले कि एंटिटीज उस पर हमला कर दें। घर में एक अजीब सी शांति दौड़ गई थी, सब सुनसान हो गया था। ये सुनने के बाद पहले तो ये एक जो अचंभे वाली चीज़ थी कि मौलाना को कैसे पता कि आरजू उसी कमरे में है। फिर भी आरजू की मम्मी जाती है और सीधा आरजू को बुला के लाती है। तो उस टाइम पर आरजू ऐसे आई जैसे एक नशे में इंसान होता है, झूमता झूमता। आरजू को मौलाना ने अपने सामने बैठाया और उनके पास एक जमजम का पानी था जो कि मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही ज़्यादा पाक माना जाता है। उस पानी को जैसे ही आरजू के ऊपर मारा, आरजू पोसेस हो गई। अभी तक घर वालों ने इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं था, समझा नहीं था, लेकिन ये चीज़ जो घर वालों के सामने हुई, घर वाले बुरी तरीके से डर गए। जैसे ही जमजम का पानी मारा, आरजू के अंदर एंटिटीज आना स्टार्ट हो गई।
और मौलाना देखकर इनके पापा को, आरजू के पापा को एक ही बात बोल रहे थे कि आपकी बेटी इस टाइम पर एंटिटीज़ का घर बन चुकी है। मतलब मैं अगर एक एंटिटी को निकालूंगा दूसरी आएगी, दूसरी को निकालूंगा तीसरी आएगी। तो वहाँ पर जो पापा थे वो पूछना शुरू करते कि ये हुआ कैसे, किसने किया। तो उन एंटिटीज से पूछना शुरू करते हैं जो मौलाना आए थे कि आप लोगों को किसने भेजा है। और वहाँ जो एंटिटीज थी वो ट्रिक करना शुरू करती हैं कि ये लड़की आराम से जा रही थी, इसने खुले बाल रखे थे, बहुत परफ्यूम लगाया था, तो हम इसके पीछे आ गए। ये लड़की बहुत सुंदर है और हम इसे लेके अपने साथ जाएंगे। वो जो मौलाना थे उन्होंने फिर जमजम का पानी निकाला और खींच के मारा इनके मुंह पे। तो फिर दोबारा एंटिटीज चिल्ला के बोलते कि मौलाना हमारे साथ कुछ भी गलत मत कर, हम 7 भाई हैं। और ये सुनने के बाद सीधा आरजू की जो मम्मी थी वो रोना शुरू कर देती हैं। तो मौलाना पूछना शुरू करते हैं कि तुम 7 के साथ कहाँ से आए और किसने तुम्हें भेजा है। तो ये सीधा बताते हैं कि हम लंबाड़े से हैं, हम लंबाड़े हैं जिन, 7 जिन हैं हम और इस लड़की को लेने आए हैं। वहाँ पर 5 जो जिन थे वो फिर भी थोड़े अच्छे जिन थे। मतलब वो इस हक में थे कि हम इस बच्ची को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि आज तक आरजू ने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन जो 6, 7वें नंबर पे जिन थे वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे जिन थे जिन्होंने ये सोच रखा था कि हम इसे लेके ही जाएंगे आरजू को। जो मौलाना थे वो पूछना शुरू करते कि अपने बारे में बताओ। फिर जो जिन थे वो बोलना शुरू करते कि हमें भेजा गया है, पर किसने भेजा है ये हम नहीं बताएंगे। वहाँ पर बार बार जो जमजम का पानी था वो मारा गया। जिस तरीके से मारा जाता उस तरीके से वो एंटिटीज चिल्लाना शुरू करती। अब हो क्या रहा था, अगर वो शुरू के 5 जिन कुछ बोलना चाहते थे तो लास्ट के जो 2 जिन थे वो 5 को दबा देते थे, ये बोल के कि नहीं तुम नहीं बताओगे कुछ भी। और इसमें आरजू जो बता रही थी वो मेरे लिए भी कुछ नया था। आरजू ने इस चीज़ को बताया कि अक्षय मेरे साथ ये ऐसा हुआ कि मैं सब कुछ सुन पा रही थी, मतलब मैं ये देख पा रही थी कि मेरी बॉडी के अंदर कोई चीज़ आ रही है। उनका ये मानना है कि उनकी रूह को उनकी बॉडी के साइड में रख दिया गया और मेनली कोई दूसरी आत्माएं आके बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोई दूसरी एंटिटीज आ रही है, बात कर रही है, और उनकी जो रूह है मतलब उनकी आवाज़ को कहीं साइड में दबा दिया गया है। मौलाना फिर दोबारा पूछना शुरू करते हैं कि तुम्हें किसने भेजा है, सच सच बताओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँ, तुम्हें भस्म कर दूँ। तो वो 5 एंटिटीज़ बताना शुरू करते हैं कि इसी की करीबी दोस्त ने हमें भेजा है, जिस लड़की का नाम मुस्कान है। ये सुनने के बाद घर वाले बुरी तरीके से बिखर गए कि एक ऐसी बच्ची जो घर में आया करती थी, घर में खाया करती थी, सब कुछ सही था, उसने ऐसी हरकत क्यों की। तो जब इनसे पूछा गया तो वो जिन बताना शुरू करते कि इसकी शुरुआत हुई जब जन्मदिन का सेलिब्रेशन था। तो उस दिन इसने अपने कपड़े बदले, वहाँ पर अपना ब्लड वाला पैड भूल गई। उसके बाद वहाँ पर इसने बाल बनाए, अपने बाल वहीं छोड़ दिए और वहाँ पर कपड़े भी अपने छोड़ दिए थे। तो अब जब पूछना शुरू करा उसके बाद जो एक जेलसी फैक्टर आता है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। मौलाना ने पूछना शुरू करा कि भाई तुम 7 जने कैसे भेज दिए, मतलब 1-2 तो समझ में आता है, लेकिन 7 जनों को किसने सिद्ध कर रखा था। तो वो बताना शुरू करते हैं कि जो मुस्कान नाम की लड़की है, इसके कपड़े, इसका ब्लड और इसके नाखून, इसके बाल लेके गई आघोरी के पास। एक आघोरी जो हैदराबाद के जंगलों में बैठा हुआ था, उस आघोरी के पास जाके मुस्कान ने इस चीज़ की विनती की कि इस लड़की को ख़त्म कर दो, ये मेरे होने वाले पति के ऊपर डोरे डालती है, जो कि एक बहुत गलत एलिगेशन था। उस आघोरी ने क्या करा, इस चीज़ का कंफर्मेशन दे दिया कि मैं करूँगा तो सही, लेकिन मुझे वापसी में क्या मिलेगा। मुस्कान ने डील करी कि आपको पैसा चाहिए, मैं पैसा दूंगी, जो भी चाहिए आपको मैं दूंगी। उस आघोरी ने क्या करा, सीधा ये बोला कि आपको मेरे साथ एक रात गुजारनी पड़ेगी, मैं आपका काम कर दूंगा। और मुस्कान ने इस चीज़ के लिए हाँ बोल दिया। तो आघोरी ने मुस्कान के साथ रात बिताई और फिर सारी चीज़ें इस तरीके से करी कि आरजू का जीना हराम हो गया। इस टाइम पर आरजू जब कोने में बैठ के, एक कोने में बैठकर ये सब कुछ सुन रही थी, तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे कि उनकी दोस्त ने उनके पीठ में खंजर घोंपा। लेकिन उन जिन को इससे क्या मतलब। वो जो जिन आ रखे थे वो बार बार बोलने लगे कि हम जाना चाहते हैं, हम भी इस लड़की को परेशान नहीं करना चाहते, बच्ची है, हमारे इससे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो 6, 7वें नंबर पे जिन थे वो बार बार बोलने लगे कि मैं नहीं जाने दूंगा। 4:30 बजे शाम को ये मौलाना आए थे और रात के 9:30 बजे तक ये अपनी प्रक्रिया करते रहे, जहाँ पर इन्होंने जमजम के पानी को और अलग अलग जो अपने साथ आयात लाए थे अजान पढ़नी शुरू करी और अपनी तरफ से उन 5 जिनों को निकाल दिया। वो जो 5 जिन जाना चाहते थे, अब रह गए वो 2 जिन। वो 2 जिन जैसे ही रह गए, वहाँ पर जो मौलाना आए थे उन्होंने हालत देखी आरजू की और बता दिया कि अभी हम और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आरजू की बॉडी अब और ज़्यादा इन सब चीज़ों को झेलने के हक में है नहीं। तो एक ताबीज़ दिया गया, जमजम का पानी दिया गया और फिर उन मौलाना ने बोला कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा, 2 दिन बाद हम देखते हैं कि क्या पॉसिबल कर सकते हैं। तब तक मैं अपनी चीज़ों से देखना शुरू करता हूँ कि लंबाड़े जिन जो हैं इनको कैसे निकाला जाए। वहाँ से मौलाना बोल के ये चीज़ निकल गई और आरजू ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन करा कि अक्षय भाई, मैं पहली रात ऐसे सोई कि मुझे होश ही नहीं था।
मैं सोई और सीधा 24 घंटे बाद उठी, और 24 घंटे बाद भी मैं नॉर्मली नहीं उठी। जैसे ही मैं उठी सीधा मैं स्लीप पैरालिसिस में चली गई। अब लास्ट स्टेटमेंट जो उन 2 जिनों की थी वो ये थी कि वो आरजू को लेके जाएंगे क्योंकि वो आरजू से शादी करना चाहते हैं। मौलाना ने उस टाइम पर भी उन्हें खूब समझाया था कि 7 पर्दे अल्लाह हमारे बीच में बना के भेजता है, जहाँ पर इंसान और इन सब एंटिटीज़ की दुनिया अलग होती है, लेकिन वो जो जिन थे वो इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं थे। अब 24 घंटे बाद जब ये उठती हैं तो मौलाना का सामने से फ़ोन आता है इनके घर में, और वो पूछना शुरू करते कि अगर बच्ची उठ गई है तो उसे दुल्हन की तरह सजा दो और सीधा हॉल में लेके आ जाओ, मैं रास्ते में हूँ, मैं आने लग रहा हूँ। ठीक है, घर वालों ने दुल्हन की तरह आरजू को सजाया और सीधा हॉल में ले जाके बीच में बैठा दिया। जैसे ही सामने से मौलाना आते हैं, घर बुरी तरीके से हिलने लगा, सामान गिरने लगा, और वो दोनों जो जिन थे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सारी शमशानी मशानी अपने साथ पूरी टोली अपनी बैठा ली है। जब वो मौलाना आते हैं तो सबसे पहले वो आराम से बैठाते हैं और जमजम का पानी मारते ही कुछ चीज़ें फूकते हैं तो वो जो जिन थे वो सामने आ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे वो जो मौलाना थे वो समझाते रहे उन जिनों को कि देखो ये एक बच्ची है, आगे जाके इसका भविष्य है, तुम लोग इस दुनिया के नहीं हो और तुम्हें इस लड़की को छोड़ के जाना होगा। लेकिन वो जो दोनों जिन थे वो एक ही बात पे अड़े हुए थे कि हम इससे शादी करेंगे, अपने साथ लेके जाएंगे। और आखिर में जब 6-7 घंटे बीत गए, जब वो जिन नहीं माने तो वो जो मौलाना थे उन्होंने अपनी प्रक्रिया स्टार्ट की, जहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू करा कि ठीक है, अगर आप नहीं मानोगे तो अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, फिर मुझे अपने जिन भेजने पड़ेंगे और आपको निकाल के कैद करना पड़ेगा। वहाँ पर अभी तक जो जिन थे वो इन सब चीज़ों को बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन जैसे ही मौलाना ने अपनी आँख बंद करी, सामने से जब उनके अच्छे जिन आए तब इन जिनों को डर लगने लगा और फिर इन्होंने हाथ जोड़े कि ठीक है, हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन अगर कभी भी इससे गलती हुई तो हम इसे वापस लेने आएंगे। गलती का मतलब, अगर इसका ताबीज़ टूटा या इसने कोई भी गलती करी या फिर इसने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया, इत्र लगाया, खुले बाल करके कहीं से भी गलती करके गई, मतलब एक ताबीज़ पूरी ज़िंदगी आरजू को पहनना पड़ेगा। अगर कभी भी वो ताबीज़ उतरा तो वो जिन आरजू को लेने आएंगे। मौलाना जब तक कुछ भी बोलते वो जिन वहाँ से जा चुके थे। उन जिनों ने इस चीज़ का वचन दिया कि अब हम नहीं आएंगे जब तक आरजू से कोई गलती नहीं होगी। जिन जाने के बाद जो मौलाना थे उन्होंने घर वालों से आश्वासन लिया कि भाई अब आपके जिम्मेवारी है आपकी लड़की की, अगर इसका ताबीज़ उतरा तो मैं भी इसे नहीं बचा पाऊंगा। आरजू ने अपनी रिकॉर्डिंग में मेंशन किया कि अक्षय भाई 2020, 21, 22, 23, 24, 25 आ गया, लेकिन आज भी उस ताबीज़ को मैं अपने ऊपर से उतरने नहीं देखती। इसके बाद मुस्कान से उनकी बातचीत ख़त्म हो गई और ताहिर जो थे उन्होंने मुस्कान से निकाह कर लिया। लेकिन मौलाना ने एक चीज़ जो बोली, बीच बीच में वो हमेशा इस चीज़ को घर वालों को बताते रहते थे कि बच्ची का ध्यान रखना, क्योंकि अभी भी वो जो लड़की है वो कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रही हैं आरजू को ख़त्म करने के लिए। मतलब मुस्कान को बस ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि आरजू और ताहिर का कुछ ना कुछ चल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ। जब मैंने इस बारे में आरजू से बात करी तो आरजू ने मुझे बताया कि अक्षय उसको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस वजह से 2020-21 में इनकी दोस्ती ख़त्म हो गई और अब आरजू अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी रही हैं। वो मुस्कान से बहुत ज़्यादा दूर है, हालांकि शादी होने के बाद ही, निकाह होने के बाद कहाँ ही बातचीत इतनी होती है। लेकिन आरजू को अभी भी अफसोस है कि उन्होंने एक बहुत अच्छी दोस्त गंवा दी। हालांकि मुस्कान को मुझे नहीं लगता कोई घंटा भी फ़र्क पड़ा होगा, लेकिन फिर भी आरजू को इस चीज़ का अफसोस है कि सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक पवित्र रिश्ता ख़त्म हो गया जो बहनों का था, बेस्ट फ्रेंड्स का था। अब सिर्फ बात इतनी सी रह गई है कि आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भाई आप किसको अपना सगा मान रहे हो। जब आपके चचेरे भाई बहन आपके नहीं है, आपके रिलेटिव्स आपके नहीं है, तो कोई बनी बहन जो 2 दिन 2 साल 20 साल की भी होगी वो आपकी सगी निकल जाएगी। ये वो लोग हैं जो आप पर काली क्रियाएं करते हैं, जिन्होंने बचपन में आपको खिलाया है। उन मौलाना ने ये भी बताया कि सिर्फ एक बार उस आघोरी के साथ रात नहीं बिताई मुस्कान ने, और भी रातें बिताई। मतलब वो जो आघोरी था वो यही करता था, जब जब मुस्कान अपनी क्रियाएं पूरी करवाने जाती थी वो आघोरी इसी तरीके से उनके साथ रात बिताते थे, जो सुन के ऐसा लगता है कि यार इस दुनिया में चल ही क्या रहा है। मतलब आज के टाइम पर एजुकेशन सिस्टम, स्कूल कॉलेजेस में भी बच्चे सेफ नहीं है, हमारे भाई बहन कहीं भी सेफ नहीं है। तो आपके ऊपर सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या आप अपने बच्चों को इस बारे में बताते हैं। आधे जनता को तो ये लगता है कि हम बैठ के यहाँ पे सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं, बातें बता रहे हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें कर रहे हैं। जिस दिन आप परेशान होंगे उस दिन हमारे बारे में ज़रूर सोचिएगा कि हम इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हैं तो हम पे क्या असर पड़ता होगा। लेकिन फिर भी आपकी अवेयरनेस के लिए हम चीज़ें इस तरीके से लेके आते हैं कि यार आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस मिल जाए कि आपके साथ कुछ गलत हो तो 1% होती है आपको पता चल जाए। इसके बाद मेरी हमेशा से क्या रिक्वेस्ट है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे रियल इंसिडेंट आपके सामने लाने में, फिर एक कमेंट पिन करवाने में, चीज़ें लगाने में, जैसे हम रिकॉर्डिंग लगाते हैं, प्रूफ लगाते हैं।
बस आपसे इतना ही होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ा के रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जहां तक आप पहुंचाना चाहते हैं कि और लोग भी इससे सीख ले सके। इसके बाद हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहां पर ऐसी ही जनता आती है और अपने रियल केसेस हमारे चैनल पर बताती है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा उस चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप बीती बताने वाले बहुत कम होते हैं जो अपने घर के किस्से आपके सामने रखे। कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी कोई आप बीती हुई और आप कैमरे पे बताना चाहें तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपके सामने बता देता हूं। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उसको पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए अक्षय भाई मैं आना चाहता हूं पॉडकास्ट पर। एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी टीम, दिल्ली में हमारा सेंटर, आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे इसी तरीके से कैमरे पे और कोशिश करेंगे जनता के लिए कुछ अवेयरनेस निकालें, उसके बाद जनता के लिए किसी की गलती किसी के लिए सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। स्पॉटिफाई पे हम अवेलेबल है चलते फिरते सुनने के लिए, हमें जाके वहां पे फॉलो कर लीजिए। एक्सक्लूसिव कंटेंट हमारा स्पॉटिफाई पे आ गया है, जैसे आप सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट करते रहिए। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। और आखिरी में आके यही कहूंगा, जितना ज्यादा हो सके माँ बाप से प्यार बना के रखिए, जितना ज्यादा हो सके अपनों का ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा उन्हें समझाते रहिए कि ये चीजें किस तरीके से आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। दोस्ती यारी थोड़ा सा साइड में रख के चीजों को प्रैक्टिकल तौर पे समझिए कि आपके भाई बहन आप खुद शिकार हो सकते हैं। कोई भी इंसान आपका कपड़ा, नाखून, खून, कुछ भी चीज लेके किसी के पास भी जा सकता है और वहां से काली क्रिया करवा सकता है। आप उसके शिकार ना बने, इसलिए जितना ज्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए। टिल देन, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तो बेसिकली हम लोग मुस्लिम्स के पास ना एक जमजम का पानी होता है, जमजम का पानी, वो आयतें पढ़े, जमजम का पानी मेरे पे डाल करके जब वो एंटिटीज जो भी थी ना वो मेरे पर हावी हो गई। पहले वाला जो आया था उन्होंने बताया कि मैं लंबाड़े, हम लोग 7 भाई हैं, ये बच्चे के ऊपर इसके कोई बहुत करीबी दोस्त ने इसके ऊपर किया है, जंगल में आघोरी बैठते, आई वॉन्ट टू स्पेंड 1 नाइट विथ यू एंड शी सेड ओके। जो भी शैतानियत रहती है उनके पीछे बीच में 7 पर्दे खुदा ने क्रिएट किया है, 7 पर्दे।